Story Noor, written by Hiba Arif and narrated by Maryam Asad. नूर, तहरीर हिबा आरिफ। लाउंज में टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल फोन काफी देर से बजे जा रहा था। सूफिया किचन में इसकी आवाज से लाइल्म अपने कामकाज में मगन थी। जब वो अपनी सास को चाय देने के बहाने बाहर निकली तो मोबाइल फोन की आवाज कान में पड़ी। तो उनको कमरे में चाय पकड़ाकर वापस बाहर आने के बाद फोन उठाया। कॉल रिसीव करके सूफिया ने सलाम किया और जवाब में जुबैर ने वालेकुम अस्सलाम कहा। उसके बाद सूफिया से कहा, इतनी देर से कॉल्स कर रहा हूँ, कहाँ मसरूफ थी? सूफिया ने जवाब दिया, किचन में काम कर रही थी और फोन बाहर लॉन्च में रखा था, इसलिए पता नहीं चला। जुबैर, सूफिया तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपना फोन अपने पास रखा करो। सूफिया, अच्छा वो मैं भूल गई थी ना। आप ये बताएं कि कोई काम है क्या? जुबैर, हाँ मैं घर आ रहा हूँ, तुम और नूर तैयार रहना। सूफिया ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्यों? जुबैर ने कहा, मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहता हूँ, शायद इस बार शाफे और राफे के स्कूल में नूर को दाखिला मिल जाए। सूफिया, अच्छा आप घर आ जाएं, फिर इस बारे में बात करते हैं। जुबैर, नहीं घर आता हूँ, तुम नूर को लेकर बाहर आ जाना। मैं अंदर आया तो बहुत बातें सुननी पड़ेंगी और इसमें बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा, बस तुम तैयार रहना। सूफिया ने जुबैर की सारी बातें सुनी और कहा, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है फिर मिलते हैं। ये कहकर दोनों ने फोन बंद कर दिया। जुबैर अपनी बाइक पर आ रहा था। उसने घर के पास आकर हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज सुनकर सूफिया नूर का हाथ पकड़कर घर से बाहर आई और दरवाजा बंद करके बाइक की जानिब आते ही दोनों बाइक पर बैठकर स्कूल की तरफ रवाना हो गए। स्कूल पहुंचकर वहां के चौकीदार से इजाजत ली और अंदर दाखिल होकर चलते हुए सीधे प्रिंसिपल के रूम में आ गए। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने का कहा तो कुर्सियां खिसका कर तीनों बैठ गए। प्रिंसिपल, आप वही शाफे और राफे के वालिदैन हैं ना, जो पहले भी कई बार आ चुके हैं अपनी बच्ची के दाखिले के सिलसिले में? सूफिया ने जवाब दिया, जी जी। प्रिंसिपल, अच्छा आप कहीं फिर से तो उसके दाखिले के लिए तो नहीं आए? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नूर को इस स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते। अभी प्रिंसिपल ने बात पूरी ही की थी कि सूफिया ने कहा, देखें हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, आपसे मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप नूर को अपने स्कूल में दाखिला दे दें। ये 8 साल की हो गई है, कितने स्कूल्स में बात की है लेकिन कुछ ना बन सका। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये क्लास में बहुत अच्छा पढ़ेगी। ये बात सूफिया की मुकम्मल हुई ही थी कि जुबैर बोला, आप एक मौका तो दें, फिर देखें, अगर नूर यहाँ नहीं पढ़ सकी तो मैं उसे खुद स्कूल से निकाल दूंगा। सारी बातों पर तवज्जो देते हुए बहुत मासूमियत से नूर ने कहा, मुझे दाखिला दे देना, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ सब बच्चों की तरह। ये बात सुनकर प्रिंसिपल ने नूर को दाखिला देने का फैसला कर लिया, लेकिन साथ ही कहा, मैं नूर को सिर्फ 6 माह के लिए यहाँ दाखिला दूंगी। अगर ये पढ़ सकी और अच्छा रिजल्ट दिया तो ठीक, लेकिन सिर्फ 6 माह के लिए। लेकिन इससे पहले हम आपकी बेटी का एक ओरल टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद फैसला करते हैं कि उसे किस क्लास में दाखिला दिया जाएगा। आप लोग ये फॉर्म फिल कर दें। जुबैर और सूफिया खुशी से एक साथ बोले, आपका बहुत शुक्रिया। फिर दिया गया फॉर्म फिल करके घर की तरफ रवाना हो गए। घर के बाहर पहुंचने के बाद नूर और सूफिया बाइक से उतरे। सूफिया ने जुबैर से पूछा, आप फैक्ट्री से कब तक आएंगे? जुबैर ने जवाब दिया, अभी मैं घर ही आ रहा हूँ, खाना खाकर जाऊंगा। तीनों घर की जानिब चलते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। नूर बहुत खुश थी, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान, आप मुझे बहुत सारा पढ़ाएंगी ना? मैं शाफे भाई और राफे भाई की तरह बहुत अच्छा पढ़ना चाहती हूँ। सूफिया ने जवाब दिया, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी और देखना
तुम सारे बच्चों से ज़्यादा काबिल हो जाओगी। मैं तुम्हें किसी भी किस्म की महरूमी का शिकार नहीं होने दूंगी। जैसे शाफे और राफे हैं मेरे लिए, इसी तरह नूर तुम हो मेरे लिए। ये बातें करते हुए वो तीनों लॉन्च में पहुंच गए। सामने ही नूर की दादी और ताया ताई बैठे बातें कर रहे थे। उनको आते देखकर दादी बोली, तुम तीनों कहाँ गए थे? सूफिया, तुमसे इतना भी नहीं होता कि कहीं बाहर जाते हुए बड़ों से इजाज़त ले ली जाए? लेकिन मैं भी किसको कह रही हूँ? तुम गांव की रहने वाली, तुम्हें बड़ों की इज्जत का क्या पता? दादी बोली, तुम तीनों कहाँ गए थे? सूफिया, तुमसे इतना नहीं होता कि कहीं बाहर जाते हुए बड़ों से इजाजत ले ली जाए? लेकिन मैं भी किसको कह रही हूँ? तुम गांव की रहने वाली, तुम्हें बड़ों की इज्जत का क्या पता? सूफिया ने जवाब दिया, अचानक जुबैर का फोन आ गया था। नूर के दाखिले के लिए जाना है, इसीलिए जल्दी में आपसे इजाजत लेने का टाइम नहीं मिला। दादी दाखिले का सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, पता नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी किस काम में लग गए हो। और भी बहुत सारे काम होते हैं जिंदगी में, लेकिन तुम दोनों को तो अपनी अंधी बेटी को पढ़ाने के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। फिर सूफिया की जेठानी बोली, छोड़ें अम्मा, इन्हें ये फजूल काम करने दें। हम भी देखते हैं इसे कौन अपने स्कूल में दाखिला देता है। सूफिया ये सब खामोशी से सुन रही थी। जुहैब ने भी अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा और कहा, जुबैर ऐसी जिद ना करो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जुबैर इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए नूर से बोला, नूर बेटा, आप अंदर जाकर खेलो, शाफे बहन को अंदर ले जाओ। वो दोनों चले गए तो सूफिया उकताहट भरे अंदाज में बोली, आप लोग बच्चों का तो ख्याल कर लिया करें। सुरैया, अब तुम समझाओगी कि किससे क्या बात करनी है? खुद तो तुम लोगों ने हर बात में अपनी मनमानी ही करनी है। कितनी बार कहा है नूर को दुनिया से छुपा कर रखो, इसका तमाशा ना बनाओ, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। किसी मौलानी को बुलाकर कुरान मजीद पढ़ा लो, इसे मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। स्कूल का तो सोचना भी मत। जुबैर ने अपने गुस्से को दबाया और कहा, तो फिर माहा को भी स्कूल नहीं जाने दें, इसे क्यों पढ़ा रही हैं? ये बोला ही था कि जुहैब ने कहा, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की तरह अंधी नहीं है और अम्मा जान ठीक कह रही हैं, नूर को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जुबैर सबको खामोश करवाते हुए बोला, बस कर दें आप सब लोग, आप सबकी सोच में जरा भी फर्क नहीं है। भाई, आपने इतना पढ़ लिया फिर भी आपकी सोच नहीं बदली। नूर मेरी बेटी है और इसके सारे फैसले मैं खुद करूंगा। और अम्मा जान, मैं तो अंधा नहीं था, हाँ पढ़ने में कमजोर जरूर था, लेकिन आपने जुहैब भाई को शहर भेज दिया और मुझे गांव में ही रखा। मैं मानता हूँ मेरी बेटी को नजर नहीं आता, लेकिन आप देख लीजिएगा, ये मुस्तकबिल में शाफे और राफे से भी ज्यादा काबिल होगी। चलो सूफी अंदर, इन लोगों की सोच नहीं बदल सकती, इनसे बहस करना फजूल है। सूफिया की आवाज खिलौनों से खेलती नूर के कानों में पड़ी। नूर, कहाँ हो आप? अम्मी मैं बाहर हूँ। सूफिया नूर के पास आई और बोली, बेटा आप यहाँ क्यों खेल रही हो? कितनी गर्मी है यहाँ। नूर ने मासूमियत से जवाब दिया, दादी जान ने कहा था कि अंदर सफाई हो रही है, तुम बाहर चली जाओ। सूफिया नूर को उठाते हुए बोली, चलो बेटा लाउंज में बैठकर टेस्ट की तैयारी करते हैं। पहले मुझे आप ABC गिनती और अलिफ से ये तक सुनाओ, जैसे मैंने आपको याद करवाया था। नूर ने बारी बारी सारी चीजें सुनाई तो सूफिया ने नूर के सामने अंग्रेजी की किताब रखी और इसमें बनी मुख्तलिफ तस्वीरों के बारे में बताने लगी। सूफिया और नूर को लाउंज में बैठे देखकर शाफे और राफे वहां आकर बैठ गए। शाफे ने सवाल किया, अम्मी जान आप नूर को क्यों पढ़ा रही हैं? नूर को तो नजर ही नहीं आता। शाफे की बात खत्म होते ही राफे बोला, इसे पढ़ाकर आपको क्या फायदा मिलेगा? सूफिया दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये दोनों तो अपनी दादी और ताया ताई की जबान बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने बेटों को नूर के खिलाफ नहीं होने दूंगी।
ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ نور بے شک دیکھ نہیں سکتی، لیکن زندگی جینا نور کا بھی حق ہے، اور ان دونوں بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ نور کا ہر حال میں ساتھ دیں۔ سب کچھ سوچنے کے بعد صوفیہ نے دونوں بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اور آپ کو تو نظر آتا ہے نا؟ دونوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا، جی امی جان، مجھے اور آپ کو مل کر نور کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہم سب مل کر نور کو پڑھائیں گے تو دیکھنا یہ آپ دونوں کی طرح بہت سارا پڑھ سکتی ہے، بس ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کو ہر چیز بتانی پڑے گی۔ اور جب آپ دونوں اسکول جاؤ تو آپ دونوں نے مل کر نور کا خیال رکھنا ہے، شرارتیں کرنی ہیں۔ باقی بچے تو نور کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ دونوں نے ان کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا۔ رافع، امی جان، اگر شرارت کرتے ہوئے نور کو چوٹ لگ گئی تو؟ صوفیہ زور سے ہنسی اور کہا، کیا آپ بھول گئے کہ 3 مہینے پہلے وہاب کو کتنی بری چوٹ لگی تھی جب آپ سب کھیل رہے تھے؟ پھر تو اسے چوٹ نہیں لگنی چاہیے تھی نا، کیونکہ اسے تو نظر آتا ہے۔ بیٹا، چوٹ تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، چاہے اسے نظر آئے یا نہ آئے۔ دونوں نے جواب دیا، جی امی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آج کے بعد نور کے ساتھ کھیلیں گے اور شرارتیں بھی کریں گے، اور اسکول میں بھی اس کا خیال رکھیں گے، نور کو پڑھانے میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ صوفیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو شاباش دی۔ 5 ماہ بعد زبیر فیکٹری میں اپنا کام کر رہا تھا اور ساتھ گہری سوچ میں بھی تھا کہ اب تو 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، نور کو اسکول سے نکال دیں گے۔ اللہ، کوئی راستہ دکھا مجھ کو، تو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ 35 سالہ شخص زبیر کے پاس آیا اور بولا، مجھے ساجد بھائی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو یہاں پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی کو نظر نہیں آتا اور آپ اس کے اسکول کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی ضرور اسکول جائے گی۔ میں ایسے اسکول کے بارے میں جانتا ہوں جہاں ایسے بچے پڑھتے ہیں جنہیں نظر نہیں آتا۔ زبیر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ زبیر نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ابھی سوال ہی کیا تھا کہ قریب آتا ساجد بولا، اس کا نام حسن ہے، یہ میرے محلے میں ہی رہتا ہے، اسے بھی نظر کم آتا ہے اور اسے بولنے میں بھی مسئلہ ہے۔ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کی میں نے یہاں نوکری لگوائی ہے۔ زبیر کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا۔ اس نے ساجد کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور حسن سے اس کا نمبر لے لیا۔ حسن، کیا کل تم مجھے اسکول لے جاؤ گے؟ حسن نے کہا، جی جی زبیر بھائی، کل آپ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آئیے گا، میں کل ہی آپ کی بیٹی کا داخلہ کروا دوں گا۔ زبیر نے حسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن اسکول کے اندر داخل ہوئے تو حسن نے کہا، آپ یہاں رکیں، میں ایک کال کر لوں۔ حسن نے اپنے سر سلطان کو کال کی۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے فوراً پوچھا، تم اسکول پہنچ گئے؟ حسن، جی جی پہنچ گیا ہوں۔ سر سلطان، انہیں پرنسپل کے آفس میں لے جاؤ، میں وہیں آتا ہوں۔ سر سلطان نے پرنسپل سے اجازت لے کر نور اور اس کے پیرنٹس کو آفس میں بلایا۔ پرنسپل نے سب کو بیٹھنے کو کہا۔ پھر سر سلطان پرنسپل سے کہنے لگے، میں نے آپ سے ایک بچی کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بات کی تھی، وہ یہ بچی ہے، اس کا نام نور ہے اور یہ 8 سال کی ہے۔ ان کے بعد مکمل کرتے ہی پرنسپل نے نور کو مخاطب کر کے پوچھا، نور، آپ اس اسکول میں آنا چاہتی ہو، پڑھنا چاہتی ہو؟ نور نے جواب دیا، یس میم، میں یہاں پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ نور نے بولا ہی تھا کہ صوفیہ نے پوچھا، یہاں بچے کس طرح پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرنسپل نے کہا، سر سلطان آپ انہیں اسکول کا وزٹ کروا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہاں کس طرح بلائنڈ بچے پڑھتے ہیں، پھر فارم بھی فل کروا لیجیے گا۔ سر سلطان، اوکے میم، بالکل ٹھیک ہے۔ سر سلطان انہیں سمجھاتے ہوئے، میں آپ کو بریل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بریل نابینا افراد کے لیے طرز تحریر ہے، نابینا افراد اسی کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ نابینا بچوں کے اسپیشل اسکولز کا پورا نظام تعلیم بھی
इसी की बुनियाद पर बनाया गया है। यही तर्ज तहरीर है जो अव्वल ता आखिर इनके साथ रहता है। यूँ समझिए कि जिस तरह आप ABC लिखना सीखते हैं और वो जिंदगी भर आपके काम आती है, उसी तरह ये ब्लाइंड के लिखने का अंदाज है जो उम्र भर इनके काम आता है। इसकी बुनियाद 6 नुक्तों पर होती है। हर अल्फाबेट के नंबर्स होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, मसलन A is 1 या अलिफ का नंबर 1 वगैरह। जुबैर और सूफिया ने सर सुल्तान और हसन का बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर सूफिया ने कहा, क्या नूर के साथ हम भी ये पढ़ाई सीख सकते हैं ताकि नूर स्कूल में जो भी काम करे और इसे जो भी काम मिले वो हम इसे आसानी से करवा सकें और नूर जो लिख रही है उसे चेक भी कर सकें कि ये ठीक लिख रही है या नहीं। सर सुल्तान ने जवाब दिया, बिल्कुल आप सीख सकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये सिर्फ नूर के लिए सीख रही हैं ताकि नूर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। मैंने ऐसे पेरेंट्स बहुत कम देखे हैं। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी पर इसी तरह मेहनत की तो ये बहुत काबिल स्टूडेंट्स में से होगी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जुबैर और सूफिया ने मिलकर कहा, इंशाअल्लाह। दादी ने देखा तो हैरत से बोली, हैं ये क्या पाल लिया है तुमने? ब्रेल सीख रही हूँ ताकि नूर को पढ़ा सकूं। सूफिया नर्म लहजे में बोली, वाह वाह, कागज फाड़ रही हैं सुई से और कह रही हैं पढ़ाएंगी इससे बच्ची को। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। और ये ब्राइल क्या है? बच्ची अंधी क्या पैदा हुई? माँ बाप भी साथ ही पागल हो गए। दादी हंसकर तंज कर रही थी। सूफिया सारे तंज पी गई। वक्त सारे जवाब दे देगा, उसने सोचा। 16 साल बाद नूर अपनी दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में वॉक कर रही थी। नूर, यार थीसिस का टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब ये इतना सारा मटेरियल इंटरनेट से तो नहीं मिल सकता। हुंजा, हमारा तो थीसिस भी इंडिविजुअल है, ग्रुप होता तो सब एक दूसरे की हेल्प कर ही देते। उर्वा, हुंजा तुम सही कह रही हो। नूर, हम तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से बुक्स तो ढूंढ देंगे, लेकिन फिर उनकी तुम्हें किसी से रिकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी। नूर, हाँ उर्वा देखते हैं, दोनों भाइयों से कहूंगी, कर देंगे। तुम दोनों मेरी इतनी भी हेल्प कर दो तो बहुत है। तुम दोनों ने पहले ही 4 साल मेरा इतना साथ दिया है, मैं तुम दोनों का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। हुंजा, दफा हो जाओ नूर, अब तुम हमारा भी शुक्रिया अदा करोगी? अपना शुक्रिया अपने पास संभाल के रखो, ये शुक्रिया किसी और के लिए काम आएगा। नूर, अच्छा बाबा तुम तो डांटने ही लग जाती हो। यार सब बातें तो अपनी जगह, लेकिन ना जाने कब हमारे मुल्क में ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल तालीमी निज़ाम होगा जिसमें उन्हें फौरी तौर पर किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही सब कर लें। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तमाम बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में भी होनी चाहिए और ब्रेल में भी, और ये सिर्फ बुक्स की हद तक ही ना हो, हर वो लिखी गई चीज जो सिर्फ साइटेड पर्सन्स के लिए मौजूद होती है, हमारी जैसे लोगों के लिए भी हमारे मुताबिकत वाले तरीके में होनी चाहिए। उर्वा, हाँ न जाने कब हमारे लोगों में अवेयरनेस आएगी। खैर, जब तक तुम्हारी फैमिली जैसे लोग जिंदा हैं, कभी माजूर लोगों को किसी मैदान में पीछे नहीं रहने देंगे। देखो अब तक कितना साथ दिया है सबने तुम्हारा। ये उन्हीं की मेहनत थी ना कि तुमने FA के फाइनल एग्जाम में फेडरल बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और अब यहाँ भी तुम्हारा रिकॉर्ड हर हवाले से अच्छा है। एकदम हुंजा बोली। नूर, यार गवर्नमेंट लेवल पर ना सही लेकिन निजी सतह पर बहुत से ब्लाइंड लोग ऐसे हैं जो अपने जैसे लोगों के लिए अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं। वो तुमने एक साइबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था ना, जिसकी सारी टीम विजुअली इम्पेयर्ड है। वो लोग मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पर रहते हुए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नूर, हाँ हुंजा, वो भी बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आसानियां पैदा की हैं। उनकी वेबसाइट www.blindhelp.net पर हर किस्म के एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर, और वो भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स और बहुत कुछ ऐसा जो वाकई ही काबिल-ए-दाद है। और तुम लोगों को मालूम है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, जहां लोग एक दूसरे के टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व करते हैं और बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन और मटेरियल शेयर करते हैं। उर्वा, अमेजिंग, क्या बात है। तुमने उनका कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन किया? नूर, क्यों नहीं, मुझे तो काफी अरसा हुआ। मैं उनके एक फीमेल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ। वहाँ से मैंने एंड्रॉयड, आईफोन और विंडोज के बारे में बहुत कुछ सीखा है। नूर और उसकी दोस्तें लैब में जा रही थी बुक्स वापस करने के लिए। नूर ने शरारती अंदाज में कहा, सुनो उर्वा, हुंजा बुक्स तो वापस करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कैफे भी जाएंगे। उन दोनों को मालूम हो गया था कि दिमाग में कुछ चल रहा है। उर्वा बोली, नूर तुम हमें मरवाओगी, तुम्हारे दिमाग में फिर कोई शरारत आई है ना? नूर ने मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, अंदाजा तो बिल्कुल ठीक है, असल में एक कर्ज है
वो चुकाना है। मैंने हानिया का, वो इस वक्त कैफे में मौजूद है, चलो पहले वहां चलते हैं। उसने याद है ना मेरे साथ क्या किया था? मेरे बैग में उसने सड़े हुए मैंगोज डाल दिए थे ना। आज तुम दोनों देखना मैं क्या करती हूँ। उसके साथ उर्वा और हुंजा जोर से हंसी और कहा, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, प्लान तो बताओ। उन दोनों को प्लान बताया और तीनों ने दौड़ लगा दी कैफे की तरफ। ये कैफे पहुंचकर सीधा हानिया के पास जाकर बैठ गई। हुंजा और उर्वा ने हानिया को अपनी बातों में लगाया और नूर ने जल्दी से नकली सांप निकाला और बड़ी एहतियात से हानिया की चेयर के पास रखा और बिल्कुल उसके कंधे के पास उसका मुंह रख दिया। फिर तीनों ने दौड़ लगा दी और हानिया से काफी दूर आकर जोर जोर से हंसने लगी। अब हुंजा नूर को बताने लगी। अब नूर हानिया अपनी कुर्सी से उठी, अब मुड़ी, अब उसकी चीखें खुद सुन लो। वो तीनों अब हंस हंस कर पागल हो चुकी थी। फिर यूं ही बात खत्म हुई तो उर्वा ने नूर से पूछा, नूर आज तो यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, अब क्या करोगी तुम? नूर ने जवाब दिया, अब एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ काम करना है, क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगी? एकदम हुंजा बोली, हाँ बिल्कुल देंगे। नूर हम तो वैसे भी चाहते हैं कि हम खुद जाकर ये बात इस सोसाइटी को बताएं कि जो ब्लाइंड होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल हो। नूर, मैं तो एक एनजीओ बनाने का सोच रही हूँ ताकि मैं नाबीना लोगों की एजुकेशन फील्ड में मदद कर सकूँ और इसके अलावा पीपीएससी में जॉब के लिए भी अप्लाई करना है अगर कोई चांस लग गया। कुछ अरसे बाद नूर ने हुंजा, उर्वा, शाफे और राफे के साथ मिलकर एक एनजीओ का इफ्तिताह किया जिसमें इन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को जमा करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। इस इवेंट में नूर के तमाम घर वाले भी मौजूद थे। इवेंट का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद सबने आकर बारी बारी इसको बनाने का मकसद बताना शुरू किया। सबसे पहले शाफे ने अपनी तकरीर शुरू की और कहा, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं यहाँ सबसे पहले अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी और मेरे भाई राफे की तरबियत ऐसी की है कि मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरी बहन नूर जो एक ब्लाइंड पर्सन है, मुझे आज उस पर फख्र है। ब्लाइंड होना कोई जुर्म नहीं होता। हमारी सोसाइटी ब्लाइंड बच्चों को बोझ समझती है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो किसी पर बोझ नहीं होते। बस। शाफे की आंखों में आंसू थे और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो खामोश हुआ तो एक सन्नाटा छा गया हॉल में। राफे ने शाफे की बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, ब्लाइंड आज के दौर में वो सब कुछ कर सकते हैं जैसे मैं और आप। ब्लाइंड बच्चों का हक उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें हर चीज से महरूम कर दिया जाता है। ये ब्लाइंड बच्चों के साथ बहुत ज्यादती है। अब राफे की आंखों में आंसू थे। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इन्हें इनका हक दीजिए ताकि ये जिंदा रहकर अपनी जिंदगी को गुजारें। कपकपाते हुए कहा, उन्हें जिंदा रखकर मुर्दों जैसा रहने पर मजबूर न करें। अब भी पूरे हॉल में सन्नाटा था। नूर ने राफे की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आज आपके सामने मिसाल हूँ। मेरे वालिदैन और मेरे दोनों भाइयों ने मेरा साथ दिया है, तभी मैं आज आप सबके सामने मौजूद हूँ। मेरे वालिद मेरे लिए अपने खानदान से ना लड़ते और उनकी बातों में आ जाते तो मैं वाकई ही मुर्दों वाली जिंदगी गुजार रही होती। मेरी वालिदा ने मुझे प्यार, तवज्जो, एतमाद ना दिया होता और मेरे दोनों भाइयों को ये ना समझाया होता कि नूर ब्लाइंड है, तुम दोनों का फर्ज है इसका ख्याल रखना, तो शायद मुझे ये मार कर कहीं फेंक चुके होते। ये कहकर नूर चुप हो गई। जुबैर ने कहा, मैं नूर का वालिद हूँ। मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे अपनी बेटी के लिए करना चाहिए था। क्यों हम ये सोचते हैं कि लड़की ब्लाइंड है, उसे घर में कैद कर दो, इन्हें दुनिया से छुपा कर रखो? क्यों जो इस सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका है वो भी माजूर बच्चों के लिए वही सोच रखता है जैसे कि आज से 70 साल पुरानी सोच हो? तो पढ़े लिखे तबके और पुराने सोच के लोगों में क्या फर्क हुआ? सिर्फ ये कि वो अनपढ़ थे, उन्हें मालूमात नहीं थी, और जो आज का पढ़ा लिखा तबका है वो सोचना ही नहीं चाहता कि ऐसे बच्चों के लिए साइंसी दुनिया में क्या क्या इजादात हो चुकी हैं। इसके बाद सूफिया ने बोलना शुरू किया, मैं नूर की वालिदा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि नूर जैसे बच्चे एक सेहतमंद वजूद में से वजूद में आते हैं, ना कि माजूर वजूद में से। तो हर शख्स फिर बच्चे को ही जिम्मेदार क्यों समझता है? और अगर हम चाहते तो नूर को बेनूर रखते, लेकिन हमने नूर को अपनी आंखों के नूर से दुनिया दिखाई। पूरा हॉल जोरदार तालियों की गूंज में नहा गया और हर आंख अश्कबार थी। हुंजा जो इवेंट को होस्ट कर रही थी ने ये ऐलान किया कि हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो ब्लाइंड होने के बावजूद इतना अजीम काम सरअंजाम दे रहे हैं कि जो कोई और सोच भी नहीं सकता। यकीनन उनसे मिलकर आपको ये मालूम हो जाएगा कि एक ऐसा शख्स जो देख नहीं सकता
اس کے باوجود وہ ایسے کام کر رہا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی۔ جو ملنا چاہتا ہے اور جو یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کل ہمارے ساتھ چل کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ عظیم ہستی خود اپنے بلبوتے پر بلائنڈ ہونے کے باوجود بلائنڈ بچوں کے لیے دن رات محنت کر کے ان کو ہر طرح کی سہولتیں دے رہے ہیں، جس سے ایک بلائنڈ بچہ اس معاشرے میں سر فخر سے بلند کر کے ہر طرح کی فیلڈز میں اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ اس بات پر ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ نور نے پوچھا، ہمارے ساتھ کون جانا چاہے گا؟ سب سے پہلے 2 آوازیں ہم آواز ہو کر ہم جانا چاہیں گے۔ یہ آواز نور کے تایا تائی کی تھی۔ یہ دونوں زبیر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور زہیب نے زبیر کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، واقعی میں تم نے کمال کر دیا۔ بھابھی نے صوفیہ کو گلے سے لگایا اور کہا، تم نے بڑی ہمت دکھائی صوفیہ، تم دونوں نے تو میری اور زہیب کی آنکھیں کھول دی۔ آج ہم سب کے سامنے کہتے ہیں، اگر ہر ماں باپ صوفیہ اور زبیر جیسے بن جائیں تو ہر بچی نور کی طرح قابل ہو سکتی ہے، اور ہر ماں باپ اگر اپنے باقی بچوں کی تربیت ایسے کریں جیسے انہوں نے کی تو بھائی بہن اپنے بلائنڈ بھائی بہن کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ مجھے فخر ہے شافع اور رافع پر۔ بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بلائنڈ بچوں کو کسی سے کم نہ سمجھیں۔ اس کے بعد زہیب نے نور کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں ہر مقصد میں کامیاب کرے۔ نور کی تائی نے کہا، ہم ہر کام میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ زہیب نے بھی یہی جملہ دہرایا۔ نور نے کال کی۔ ریسیو ہونے پر سامنے سے آواز آئی، جی حکم کیجیے نور۔ نور نے جواب دیا، سر میں نے اپنے نام سے ایک NGO بنائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اسے کولیبریٹ کر دیا جائے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ سر جی بالکل، اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے، آپ آفس آ جائیں، پھر تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ نور، سر ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ سر جی کہیے۔ نور، سر میں کچھ لوگوں کو آپ کے انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کروانا چاہتی ہوں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے، اس سے سائٹڈ لوگوں کو اویئرنیس ملے گی۔ سر جی آپ ضرور لے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو۔ نور، سر بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ سر اوکے نور، سی یو لیٹر۔ نور، تھینکس الاٹ سر۔ نور، حنزہ، عروہ، شافع، رافع سائٹڈ لوگوں کے ہمراہ انسٹیٹیوٹ پہنچے۔ یہاں کمپیوٹر، کوکنگ، سیلف گرومنگ اور دیگر کلاسز کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حالانکہ شافع، رافع، حنزہ اور عروہ نے نور کو سارے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر پروفیشنلی دیکھ کر وہ مجسمہ حیرت بنے ہوئے تھے۔ آخر میں وہ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ سے ملے اور ان سے چند باتوں کے جواب دینے کی درخواست کی۔ وہ باخوشی مان گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، السلام علیکم، میرا نام عبداللہ زبیر ہے۔ بلائنڈ ہیلپ پروجیکٹ صرف ایک سوچ یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری کمیونٹی کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم نے بہت پریشانیوں، مشکلات اور تکلیفوں سے گزرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور خود کو اس قابل بنایا ہے کہ جہاں پر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یس وی کین ڈو اٹ، ہم بھی معاشرے کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مجمع میں موجود ایک لڑکی نے سوال کیا، میرا نام نمرہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے میں بہت سی مشکلات، تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیا آپ کچھ ایسے واقعات پر روشنی ڈال سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ایسا سوچنے پر مجبور ہوئے؟ سر عبداللہ زبیر، جی بالکل، یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ وقت یاد ہے جب ہم اسکول پڑھتے تھے اور ہمارے پاس بریل بکس اویلیبل نہیں تھی۔ یونیورسٹی کا بھی وہ وقت یاد ہے جب میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ کائنڈلی بک ریڈ کر کے سنا دو تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میں 2 منٹ میں آتا ہوں، اس کے وہ 2 منٹ ابھی تک نہیں آئے۔ اب ایک لڑکے نے ہاتھ اٹھایا اور سوال کرنا شروع کیا، میرا نام طارق ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلائنڈ کو پروفیشنل لائف میں بھی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں؟ اتنی ایجوکیشن کے بعد بھی؟ سر عبداللہ زبیر، یقیناً میں نے وہ بھی دیکھا ہے جب بلائنڈ کو پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ایک سائٹڈ بندہ بہت سے کورسز کر کے آتا ہے، انگلش اور کمپیوٹر سیکھ کر آتا ہے، مگر انفارچونیٹلی بلائنڈ کو ایسے پلیٹ فارم میسر نہیں ہیں جہاں وہ پروفیشنلی یہ سب کورسز کر سکیں۔ یہ تمام چیزیں مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں جہاں سے یہ کمیونٹی سب کچھ سیکھ سکے۔ یہاں سے میرا مقصد بنا اور میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ سوالوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک لڑکے نے سوال کیا، میرا نام بلال ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس انسٹیٹیوٹ میں سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کیا؟ سر عبداللہ زبیر،
ہم نے یہاں سب سے پہلے بلائنڈ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل سافٹ ویئرز کی اویلیبلٹی یقینی بنائی، اور اب اللہ کے کرم سے اس ادارے کے کورسز اور سروسز ہر میدان زندگی میں پھیل چکے ہیں۔ اور مزید کس کام پر فوکس ہے آپ کا؟ عروہ نے سوال کیا۔ سر عبداللہ زبیر، پروفیشنلزم کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم نے کمپیوٹر کورسز کا آغاز کیا ہے اور 3 الگ الگ کورسز ڈیزائن کیے، بیسک، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس۔ ان تینوں کورسز میں آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ عروہ نے پھر سوال کیا۔ سر عبداللہ زبیر، بیسک کورس میں ہم کمپیوٹر کی نو ہاؤ دیتے ہیں، کاپی پیسٹنگ، فولڈر کریشن اور ڈیسک ٹاپ ویو وغیرہ۔ انٹرمیڈیٹ میں پورا ایم ایس آفس ہے، ایم ایس ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل اور ای میل آؤٹ لک۔ ایڈوانس کورس میں انٹرنیٹ براؤزنگ، ویب سائٹ سرچنگ، ای میل کریشن اور سوشل میڈیا سکھا رہے ہیں، تاکہ کل کو وہ پرابلمز کسی کو فیس نہ کرنی پڑے جو میں نے اپنی لائف میں فیس کی۔ شافع بھی کافی دیر سے سب سن رہا تھا، اس نے بھی آخر موقع دیکھ کر اپنا سوال کیا۔ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ سر عبداللہ زبیر، اللہ کے کرم سے ہم نے رولز بنائے ہیں جن کے ذریعے ہم اسٹرکٹلی اور کنٹینیوسلی انسٹیٹیوٹ کو مینٹین کرتے ہیں۔ سر عبداللہ زبیر، کسی کا اور کوئی سوال ہے؟ سب نے ہم آواز ہو کر کہا، نو سر۔ سر عبداللہ زبیر، اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔